नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र। और एक चीज़, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा नॉइज़ कुछ सुनाई देगा तो यहाँ पे बगल में एक शादी है, हो सकता है कुछ गाना बजे या फिर काफ़ी सारा भीड़ भाड़ है, तो कुछ आवाज़ आएगा तो इसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और इसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन होगा और जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। एक 100 क्वेश्चन कराने के बाद भी हमको लगा कि और 100 क्वेश्चन अगर होता तो इसमें मतलब बेटर होता, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई और वीडियो में पार्ट 2 करके लेके इसको हम लोग एक बार आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आप लोग कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने में है, और हम ये जान के चलते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग जो आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, उसको हम अच्छे से समझा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक खत्म हो जाता है, मतलब कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। तो नाक से, यानी कि नोजल कैविटी से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, एल्वोलाई तक। नोजल कैविटी से शुरू होकर एल्वोलाई तक जाता है, ठीक है। और एल्वोलाई क्या है, तो लंग्स का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्या, एल्वोलाई। तो हमारे नोजल कैविटी यानी कि यहाँ नाक से स्टार्ट होता है और एल्वोलाई तक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में गैसों का वास्तविक आदान प्रदान यानी एक्सचेंज कहाँ पे, गैस का जो वास्तविक एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, तो यहीं पे होता है, एल्वोलाई में, ठीक है। एल्वोलाई कहाँ पे, यहाँ पे एल्वोलाई में ही होता है गैसों का वास्तविक आदान प्रदान, ठीक है। फेफड़ों में एल्वोलाई की संख्या लगभग कितनी होती है, तो देखिए 300 से लेकर के 500 मिलियन तक हो सकता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसको माना गया है इसी को। जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो यही, और ये फिक्स नहीं है कि आपको 500 मिलियन दे देगा, ठीक है, ऐसा नहीं देगा, कभी भी देगा तो इसी रेंज में देगा, कोई रेंज में, क्योंकि किसी में ज़्यादा किसी में कम, हर व्यक्ति के अपना अपना अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से लेकर के 50 करोड़। एक समझ गया, 100 यानी कि 300 से लेकर के 500 हम मिलियन में बोले थे, और यहाँ पे करोड़ में दे रखा है, ठीक है। तो मिलियन में पूछेगा तो इतना, और करोड़ में दे रखेगा तो इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि मनुष्य के फेफड़ों में कौन सी झिल्ली होती है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हम लोग का जो फेफड़ा होता है, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है, ठीक है। तो जो हम लोग को दो फेफड़ा होता है, ये एक झिल्ली में बंद होता है। तो पूछा गया कि ये झिल्ली का क्या नाम है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो इस झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिस झिल्ली में फेफड़ा रहता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ए। प्लूरल फ्लूइड का कार्य क्या है, जब कोई भी फ्लूइड का कार्य क्या है, उसमें फ्रिक्शन देता है, ठीक है। रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रेथ, जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, फेफड़ा फूलता है और सिकुड़ता है, तो वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन में रहता है तो उसको जो फ्रिक्शन होगा उसमें, उसको कम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग के। मनुष्य में श्वसन क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए मनुष्य में जो श्वसन जो होता है, हम लोग जो लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, इसको जो रेगुलेट करता है, इसको जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, तो हम लोग का जो ये रहा दिमाग, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे दिमाग है, इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है। अब हम लोग के दिमाग में एक इस तरह का इधर नीचे की स्ट्रक्चर आता है, इसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। और यहीं पे मेडुला ऑब्लंगाटा के इस जगह पे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा की इस जगह पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोन्स, ठीक है, काफी मोटा हो गया, इसको बोला जाता है पोन्स। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर कितना होता है। तो जब मान लीजिए आप चेयर पे बैठे एकदम रेस्ट अवस्था में, कहीं से दौड़ भाग करके ना ही कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय जो हम लोग का जो श्वसन दर होता है एक स्वस्थ इंसान में, वो होता है 12 से लेकर के 20 प्रति मिनट, 12 से 20 बार हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन अधिकतम किससे जुड़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो अधिकतम होता है वो किससे जुड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जुड़ता है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है, कोयला या फिर लकड़ी को जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से जुड़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से जुड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, यानी कि वैसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ बनता है, तो ये बनेगा कहाँ पे, जो ऑक्सीजन हम लोग से कहाँ से लेते हैं, कहाँ पर जाता है, तो लंग्स में,
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है? लंग्स में, ठीक है। यहीं पे ऑक्सीजन से जुड़ता है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग लगभग 70% किस रूप में परिवहन होता है? तो लंग्स में जो हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अधिकांश भाग बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसको हमको समझाना है, अभी समझा देंगे, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है या अंतःश्वसन क्षमता क्या होता है? सामान्यतः सांस छोड़ने के बाद अतिरिक्त हवा की वह अधिकतम मात्रा जो कोई व्यक्ति बलपूर्वक अंदर ले सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपने सांस लिया, जो नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लिया, उसके बाद और जो अत्यधिक सांस को आप ले सकते हैं, मैक्सिमम सांस को ले सकते हैं, लेने के बाद भी, उसी को ही बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है टाइडल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम, जो भी आप लोग लिख लीजिए, टीवी जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों मिलके बनता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा टीवी प्लस IRV, ये दोनों से मिलके बनता है। ये इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखे हुए, इसको आप लोग एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये आगे और भी मिलेगा, ठीक है, उसे आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि टीडल या टाइडल वॉल्यूम, जो भी बोलिए आप लोग, टाइडल वॉल्यूम जो होता है जब हम लोग शांत बैठे हुए रहते हैं, शांत सांस लेने और छोड़ने के दौरान लीज और छोड़ने वाली जो हवा की मात्रा होती है उसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? सामान्य सांस लेने के बाद अतिरिक्त हवा को जो बलपूर्वक हम लोग अंदर ले सकते हैं उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको मापते हैं हम लोग कैसे? इसको मापते हैं स्पायरोमेट्री से मापते हैं, ठीक है। एक एक जो पॉइंट लिख पाए सब इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सामान्य मान इसका क्या होता है? एक स्वस्थ इंसान में 3.4 टू 3.7 लीटर और महिला में 2.4 टू 2.4 लीटर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? जो सामान्य, हम लोग बैठे हैं एकदम आराम, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे काम नहीं किए हैं, ना ही कहीं हम लोग दौड़ भाग करके आए हैं, तो उस समय जो हम लोग का टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम उस समय हम लोग का होता है, आराम से बैठे हो तो कम सांस लेते हैं, कम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग लगभग ½ लीटर सांस को लेते हैं, ½ लीटर सांस छोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग वॉइस प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का, आप जब पढ़िएगा इसको, आप पढ़े होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, लैरिंग्स, एक अंग होता है कहाँ? गले में, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर ही होता है वॉइस बॉक्स, जिसे हम लोग का ध्वनि यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैरिंग्स। चलिए नेक्स्ट है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, श्वास नली में सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस एक रिंग होता है, सी शेप्ड का, उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है कि जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, कार्टिलेज जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे समझिए एक चीज़, ये रहा इसोफेगस, ठीक है, और यहीं से होता है ट्रैकिया, ये दो, इस तरह से दो, ये रहा हम लोग का मुंह, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मली समझिए, ये रहा मुंह, ठीक है, ये। अब यहाँ से हम लोग खाना खा रहे हैं, तो एक तो खाना खाने वाला पाइप होता है और एक पाइप होता है जो वायु को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक सी शेप्ड का ट्राकिया में, ये ट्राकिया, ये इसोफेगस है, जिससे खाना जाता है, और ट्राकिया से हवा जाता है अंदर फेफड़ों तक, और ये जाता है पेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी शेप्ड रहता है, ये क्या करता है, जब खाना हम लोग खाते हैं तो खाना खाने के समय, तो ये तो जब हम लोग कोई बड़ा निगलते हैं कोई चीज़, तो ये क्या होगा, इस तरह फूलेगा, लेकिन फूलेगा तो तब तो ये ट्राकिया को दबा देगा, यानी कि तब तो सांस लेना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से एक सी शेप्ड रहता है जो उसको रोके रखता है, इसको कोलैप्स होने से रोकता है, किसको? ट्राकिया को, ठीक है। इसका आंसर होता है कोलैप्स होने से रोकता है ट्राकिया को, ठीक है। ये वाला पूरा यहाँ पे हम लिखा दिए हैं, आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इपिग्लोटिस क्या है? इपिग्लोटिस को ही कहा जाता है घाटी का ढक्कन, यानी कि जैसे कि अभी बताया हम, दो यहाँ पे पाइप होता है, एक तो ट्राकिया हो गया, एक हो गया इसोफेगस, इससे खाना जाता है और इससे वायु जाता है। तो जब वायु जाएगा तो यहाँ पे एक ढक्कन रहता है, ठीक है। जब वायु जाएगा, जब खाना हम लोग खाते हैं तो इसको ये बंद कर देता है, जब खाना खा रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, हवा यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए जब खाना खाएंगे ना तो आप खाना खाते समय सांस नहीं ले सकते, जब निकलेंगे तो सांस बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो घाटी का ढक्कन, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस, वो इधर आके बंद हो जाता है इसको, ठीक है। इसको बोला जाता है इपिग्लोटिस। क्या? तो भोजन को श्वास नली में ले जाने से रोकता है, जाने से इसको रोकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रीथिंग किस प्रकार की क्रिया है? तो ब्रीथिंग किस प्रकार की, ये तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों प्रकार की क्रिया है। जैसे कि हम लोग रात को सोते हैं तो
उस समय हो जाता है इनवॉलेंटरी, यानी कि उस पर हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं रहता, हम लोग सोए आराम से अपना अपना चल रहा, अपना सांस ले रहा और जा रहा, आ रहा जा रहा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी। लेकिन अभी आप जगे हुए हैं, आप सांस को रोक सकते हैं, अपने हिसाब से रोक दी, फिर आप थोड़ी देर के बाद सांस ले सकते हैं, फिर सांस को छोड़ने के बाद रोक दी, तो ये हो गया वॉलेंटरी, यानी कि दोनों ही काम करता है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, ठीक है। तो ब्रीथिंग किस तरह का होता है, दोनों ही होगा। नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन क्या है। तो हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि अत्यधिक श्वास लेना, ठीक है, कम श्वास लेना, अत्यधिक हवा को रोकना, अत्यधिक श्वास लेना कोई हाइपर, जैसे कि हम लोग सवेरे सवेरे जाते हैं तो बोलते हैं जोर से सांस लो, जोर से सांस छोड़ो, तो ये क्या होता है, इसी को बोला जाता है हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। अस्थमा मुख्यतः किसका विकार है, तो अस्थमा किसका विकार है, तो अस्थमा जो होता है हम लोग का वो होता है ब्रोंक्योल्स का। अस्थमा जो होता है वो ब्रोंक्योल्स का एक बीमारी होता है जिसमें पस जमने लगता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें। ट्यूबरक्लोसिस किस जीवाणु के कारण होती है, तो आप लोग को पता होगा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये फैलता है। लंग्स, और ये लंग्स का ही बीमारी है, ठीक है। लंग्स में कौन सी मसल सबसे महत्वपूर्ण है, तो लंग्स में सबसे महत्वपूर्ण मसल्स जो होता है उसको बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम होता कहाँ पे, तो ये रहा हम लोग का लंग्स, एक इस तरह से, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, एक इस तरह से होता है एक लंग्स, और एक लंग होता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है। तो अब ये जो लंग्स है ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, दिखा देते हैं हम थोड़ा सा, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोला जाता है डायफ्राम। जब ये हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है, इधर आ जाता है, और जब सांस छोड़ देते हैं तो फिर ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग पेट फूलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, डायफ्राम होता है। चलिए नेक्स्ट है रिस्पायरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए रिस्पायरेशन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है, तो वाटर में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और एटीपी में टूटेगा, एटीपी। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी होता है। और ये कितना एटीपी में टूटता है, जो बनता है एटीपी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब एटीपी बनता है तो वो 38 एटीपी बनता है और 2 लिंक्ड रिएक्शन में खत्म हो जाता है, और जो फाइनल बचता है हमारे पास 36, तो इसीलिए हम लोग आंसर करते हैं 36 एटीपी, ठीक है, जबकि बनता है 38, ठीक है, लेकिन आप लोग को आंसर करके आना है 36, ठीक है। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, एटीपी। और यहाँ पे सारा पूरा रिएक्शन लिखा है हम, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है। तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में अगर रिस्पायरेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पूछा गया एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, तो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है, अच्छा एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता कहाँ पे, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में होता है। मसल्स जो होता है ना, जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिस कारण से मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, और यही लैक्टिक एसिड हम लोग को दर्द फील कराता है बाद में। एक दिन बाद हम लोग जब जिम करने जाएंगे आप या फिर कोई काम करेंगे तो एक दिन बाद दर्द होता है। रीज़न क्या होता है, वो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जिस कारण से लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और जिस कारण से हम लोग को दर्द होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, कौन सी बीमारी में एल्वुलाई नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बीमारी जो होता है एल्वुलाई जिसमें नष्ट हो जाता है वो होता है इन्फेक्शन हो जाता है एल्वुलाई में, उसको दीवार पतली होने लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पस जम जाता है, उसमें पूरा फ्लूइड से भर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्फेसिमा, ठीक है। इम्फेसिमा एक बीमारी है जिसमें एल्वुलाई नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकिंग से कौन सा गैस का स्तर बढ़ जाता है, तो कौन से गैस का स्तर बढ़ जाता है स्मोकिंग से, तो स्मोकिंग जब भी हम लोग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर को बढ़ जाता है, ठीक है, इसी से टार बनता है। नेक्स्ट है मानव श्वसन में किस दाब से हवा अंदर आती है। अच्छा पूछा गया है कि मानव श्वसन जब करता है तो किस दाब से, तो जब भी कोई भी दाब हो तो वो जो होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उससे कम से ही हम लोग ले पाते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब से कम। नेक्स्ट है लंग्स किस कैविटी में स्थित होता है, तो एक कैविटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स भी रहता है और हार्ट भी रहता है, याद रखिएगा थोरेसिक कैविटी। ये जो इस तरह से जो पसलिया होता है हम लोग का, एक इधर होता है और एक इधर होता है पसलिया, और इसके अंदर जो कैविटी होता है इसी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, इसी के अंदर में दोनों ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अंग रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया बढ़ाता है, तो एल्वुलाई, इस तरह से अंगूर टाइप का रहता है एल्वुलाई, ये रिस्पायरेटरी, और ये सबसे छोटा मतलब स्ट्रक्चर और
फंक्शनल यूनिट कर सकते हैं लंग्स का, और ये सबसे छोटा होता है, यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का मुख्य ट्रांसपोर्ट किससे होता है? तो ऑक्सीजन किस में जाएगा? ऑक्सीजन किस में जुड़ता है? हेमोग्लोबिन में, सिंपल सा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कुल फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है? अच्छा देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य है, उसमें फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है वो डिपेंड करता है हर इंसान में, लेकिन यहाँ पूछा है कि वयस्क इंसान में, तो ये हो जाता है कितना? 6000 मिलीलीटर, यानी कि 6 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, कौन सा एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है? तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा कौन सा है? नोज अपर का, लैरिंग्स अपर है और फेरिंग्स भी, अच्छा फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों अपर है। ठीक है, ट्राकिया जो होता है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा होता है। यहाँ पे लोअर और अपर दोनों के लिखा दिए, कौन कौन सा है? ब्रोंकाइटिस, किसमें सूजन हो जाता है? देखो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो ब्रोंकाई में सूजन हो जाता है। ब्रोंकाई में सूजन, कोई ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें सूजन आ जाता है। लैरिंग्स में क्या मौजूद होता है? तो लैरिंग्स में ही हम बोले कि लैरिंग्स में ही वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेसिड्यूल वॉल्यूम। अब इसको देखिए, रेसिड्यूल वॉल्यूम रहता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में आरवी से करते हैं। तो रेसिड्यूल वॉल्यूम मतलब जो हम लोग रेसिड्यूल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जो हवा की वह मात्रा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में शेष बच जाता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है, जैसे कि हम सांस को छोड़े पूरा बलपूर्वक, उसके बाद भी फेफड़ों में जो हवा रहता है उसी को भी बोला जाता है रेसिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना रहता है? तो अप्रॉक्सीमेट, ये पूरी तरह से हर इंसान में अलग अलग होता है, इसीलिए इसको अप्रॉक्सीमेट में ही आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये 1200 मिलीलीटर यानी कि 1.2 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखवाए हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीलिया का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए सीलिया क्या होता है ना, ये हम लोग के ट्रैकिया में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो भी हम लोग डस्ट लेते हैं, बैक्टीरिया आता है हम लोग शरीर में दिन भर जो सांस लेते हैं, तो उसको डस्ट को हटाने का काम करता है, उन सबको हटाने का काम करता है। ठीक है, और जब हम लोग सवेरे सो के उठते तो देखते हैं बलगम निकलता है मुंह से, जब हम लोग खखार के जो थूकते हैं तो बलगम निकलता है, ये यही है ट्राकिया के ही कारण, जो वहाँ पे सिलिया होता है वही जो भी हम लोग डस्ट गए अंदर उस सबको फिर बाहर निकालता है इसी से। ठीक है, जिसको हम लोग कफ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का आकार क्या कैसा होता है? तो ये एस शेप्ड का होता है, सिग्मोइड, ये सिग्मोइड होता है। ठीक है, एस शेप्ड का होता है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखवा दिए, इसको पढ़ लेना आप लोग, ज़्यादा हम अगर पढ़ने लगेंगे तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट, कौन सा पॉइजन सेलुलर रिस्पायरेशन को रोकता है? तो एक पॉइजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, साइनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको भी समझना है। ठीक है, तो वाइटल, सबसे पहले देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। तो वाइटल कैपेसिटी फेफड़ों की वह अधिकतम हवा की मात्रा है जिससे एक व्यक्ति अधिकतम सांस लेने के बाद पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है। अधिकतम सांस ले लिए, अब उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, उसी को ही बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। यह श्वास के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण माप होता है और सामान्यतः 3 से 5 लीटर के बीच में होता है। ठीक है, जो व्यक्ति की उम्र लिंग पे के हिसाब से ये निर्भर करता है। ठीक है, इसे स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जब ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके टाइडल वॉल्यूम पढ़ चुके, उसके बाद हम लोग IRB भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम ये भी हम लोग कर चुके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर चुके हम लोग, दोनों ही कर चुके हैं। एक हम लोग को नया यहाँ पे मिला, कौन सा? इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? सामान्य सांस छोड़ने के बाद अधिकतम बल लगाकर बाहर छोड़ी जा सकने वाली हवा की मात्रा को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये जब तीनों मिलता है, ये तीनों ही मिल जाता है, तब इसी को ही बोला जाता है, ये जो तीनों मिलता है तो इसी को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा एक, ये हम लोग पढ़े, एक बोले IR भी पढ़े, और एक तीसरा हम लोग क्या पढ़े? ERB। अब ये जहाँ पे होगा वही वाला हो जाएगा, तो TV IRB यहीं पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेरिंग ब्रेउर रिफ्लैक्स। ठीक है, हेरिंग ब्रेउर रिफ्लैक्स संबंधित है। तो हेरिंग ब्रेउर रिफ्लैक्स किससे संबंधित है आपको बताना है।
तो ये लंग इन्फेक्शन, ठीक है, ये लंग इन्फेक्शन से संबंधित होता है। क्या होता है? हेरिंग प्रेउर रिफ्लेक्शन श्वास को नियंत्रित करने और फेफड़ों को अत्यधिक सूजन को रोकने से संबंधित है, ठीक है, लंग इन्फेक्शन को रोकता है ये। चलिए नेक्स्ट है, लंग्स में रक्त आने वाली धमनी है। लंग्स में रक्त लाने वाली, अच्छा, रक्त को लाने वाली धमनी है। तो देखिए लंग्स में जब भी रक्त आएगा तो इम्प्योर ब्लड ही आएगा, और इम्प्योर ब्लड को कौन लाता है? तो ये लाता है पल्मोनरी आर्टरी लाता है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनोलॉजी, ठीक है, एक चीज़ है पल्मोलॉजी, ये किसका अध्ययन है? ये लंग्स के अध्ययन को बोला जाता है पल्मोनोलॉजी। इसी से बना है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर, देखिए आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड जाता है, हमेशा प्योर ब्लड, और वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा। लेकिन एक्सेप्शनल यहाँ पे आ जाता है, लंग्स में आके ये उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड आता है और पल्मोनरी वेन से, लंग्स से हार्ट में प्योर ब्लड जाता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा? देख लीजिए, इंसुलिन नहीं, किरण नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका? हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, समय ज़्यादा जा रहा है। किस संरचना में सी शेप्ड कार्टिलेज होता है? तो हम अभी बताए थे आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके, किसमें होता है? और ये ट्राकिया में होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ट्राकिया में होता है, ट्राकिया। चलिए, कौन सा एक ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो नोस है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्राकिया नहीं है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होता है? तो एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। अगर हम Fe3 लिख रहे हैं, Fe3+ और Fe2+ लिख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है फेरिक और इसको बोला जाता है फेरस, और ये फेरस के रूप में होता है हीमोग्लोबिन में आयरन। तो ये कौन सा हो जाएगा? Fe2+, फेरस के रूप में होता है, ठीक है। और Fe3+ को फेरिक बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरस। नेक्स्ट देखिए, हाइपोक्सिया क्या है? तो हाइपोक्सिया होता है जब अधिक ऑक्सीजन मिलता है, कम ऑक्सीजन, जब कम ऑक्सीजन मिलने लगता है, जब हम लोग पहाड़ी वाले एरिया में जाएंगे तो कम ऑक्सीजन मिलता है, और उसी को बोला जाता है हाइपोक्सिया, ठीक है। कौन सा अंग ध्वनि पैदा करता है? तो कौन सा? तो ये लेरिंग्स, ये तो इसको यहाँ पे, ठीक है, लेरिंग्स के अंदर में वॉइस बॉक्स रहता है, इसको भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, लेरिंग्स सही है। सांस लेने का मुख्य कारण कौन सा होता है? जब देखिए सांस लेने का कई, अगर हम बहुत ज़्यादा दौड़ के आ रहे हैं, भी कुछ अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर कुछ बीमारी है, तो भी हम लोग सांस ज़्यादा जल्दी लेते हैं। उसका सबसे जो मेन कारण है, जो हम लोग को साइंटिफिक व्यू से अगर देखना चाहिए, तो मेन कारण क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। जैसे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, सांस का जो लेने का जो गति वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। सांस लेने का मुख्य कारण यही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। क्यों? क्योंकि जो भी एरोबिक रिस्पिरेशन या इनएरोबिक रिस्पिरेशन जो भी होता है, इसमें जो ग्लूकोज टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमेशा ग्लूकोज टूटते रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए शरीर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा बाहर निकालते रहता है, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं एल्वोलाई में सर्फेक्टेंट बनाती है? तो कौन सी कोशिका? तो कोशिकसेल 2, देखिए इसको, ये डिपली क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा मत, खाली आप लोग याद रखिए, टाइप 2 सेल होता है, ठीक है, उसमें टाइप 2 सेल करता है। नेक्स्ट है, सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य होता है तो एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, कोलैप्स होने से एल्वोलाई को बचाता है। श्वसन तंत्र का सबसे छोटा मार्ग कौन सा होता है? तो देखिए श्वसन तंत्र का सबसे छोटा मार्ग क्या होता है? ट्राकिया हो गया, ये ट्राकिया फिर फर्दर टूट जाता है, किसमें? ये ट्राकिया है, अब ट्राकिया फिर से टूटता है, ठीक है। ये ट्राकिया जब टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। आज फिर से ये ब्रोंकाई जब फिर से टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। तो श्वसन तंत्र का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। और इसी के ब्रोंक्यूल्स फिर फाइनल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एल्वोलाई, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से कौन अलग करता है? तो देखिए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करता कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो कौन सा रोग एल्वोलायर वाल को क्षतिग्रस्त करता है? हम लोग अभी पढ़े थे, तो कौन सा रोग एल्वोलायर वाल को क्षतिग्रस्त करता है? तो ये हो जाता है इम्फेसीमा, ठीक है, इम्फेसीमा एक बीमारी है जो करता है एल्वोलायर के वाल को क्षतिग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट, टीबी मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स को, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर हवा को ट्रैप करता है? तो हवा को फाइनल ट्रैप कौन करता है? एल्वोलाई करता है, ठीक है, एल्वोलाई। वोकल कॉर्ड किस रक्त वाहिनी से रक्त पाते हैं? तो वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है? लेरिंग्स में होता है, लेरिंग्स के अंदर में होता है, तो इसी चीज़ का आंसर मिल जाएगा आपको, कौन सा? लेरिंजियल आर्टरी से ही मिलता है इसको ब्लड।
ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है और रिस्पायरेशन प्रभावित होता है। ये तो इजी क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सा कारण ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है। तो कौन सा कारण ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग कितना होता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम बताएं थे अभी क्या होता है, तो हवा की वह अत्यधिक मात्रा, हवा की जिसे एक व्यक्ति सांस लेने के बाद बलपूर्वक अपने फेफड़े में भर सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है एक स्वस्थ इंसान में, तो ये होता है 3 लीटर, लगभग 3 लीटर के बराबर, यानी कि 2.5 से 3 लीटर के बराबर ये होता है, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV लगभग कितना होता है। और ये हम क्या बोले थे कि हवा की वो अतिरिक्त मात्रा जिसे सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक बाहर निकालते हैं हम लोग फेफड़ा से, ठीक है। तो ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये होता है लगभग 1.1 लीटर, मान के चलिए 1 लीटर से 1.1 लीटर तक होता है, 1 लीटर मान के चलिए ना इसको। चलिए नेक्स्ट, तो कौन सा एंजाइम RBC में कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बदलता है। तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, RBC में बाइकार्बोनेट में बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो RBC में कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बदल देता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट का हम लोग ये याद रखिएगा, इसको कई बार सिर्फ ये लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाएगा कि ये कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है। तो अभी बताए थे जब हम लोग सांस लेते हैं तभी डायफ्राम सिकुड़ता है। एक्सेल तो बाहर निकालते हैं, कफ से तो इनहेल जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम लोग डायफ्राम सिकुड़ जाता है। किसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। तो सबसे अत्यधिक ऑक्सीजन डिजोल्व किसमें होगी, प्लाज्मा, RBC, हीमोग्लोबिन में होगी, और किसमें होगी। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है किससे आता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं लिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में किसके थ्रू आता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी बोले ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ना कि आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है। तो डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है इसको जरा समझिए। जब हम लोग हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने पे जितना जो हम लोग सांस लिए वो सब गैस एक्सचेंज में ही नहीं लग जाता है, कुछ ऐसा होता है जो गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेता है, उसी को ही बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। हवा की वह मात्रा जो गैस एक्सचेंज, जो वायु का जो एक्सचेंज होता है गैस एक्सचेंज, उस पर भाग नहीं लेता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह हवा जो गैस एक्सचेंज में भाग लेती है, नहीं, वह हवा जो गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बारे में यहाँ पे हम लिखा दिए थोड़ा अच्छा से, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सेंट्रल ब्रीथिंग को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। सेंट्रल ब्रीथिंग जो होता है उसको रोकता है। देखो हर चीज़ में को कंट्रोल करना जरूरी है, रेगुलेट करना उसको जरूरी है। तो इसमें बताना आपको कि सेंट्रल ब्रीथिंग जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं उसको इनहिबिट कौन करता है, रोकता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, यही रोकता है, ठीक है, जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में उपस्थित होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। चलिए नेक्स्ट है ट्रेकिया के प्राइमरी डिवीजन को क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ गए तो आप लोगों को श्वसन तंत्र लगभग समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है ट्रेकिया के प्राइमरी डिवीजन, हम अभी ऊपर में भी बता चुके हैं इसको पहले। तो जो ट्रेकिया का पहला जो डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। देखिए बहुत अच्छा से लिखवा दिए हम, ठीक है। तो ट्रेकिया के प्राइमरी डिवीजन को क्या कहा जाता है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। चलिए अब इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ब्रोंकाई। प्राइमरी डिवीजन अगर ट्रेकिया का हो गया तो उसको हो जाएगा ब्रोंकाई। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया और सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड एल्वोलाई, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। कौन सा पदार्थ स्मोकिंग से, अच्छा इसको एक बार आप लोग शायद नहीं समझोगे तो इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, ये रहा ट्रैकिया, ठीक है, जिससे हवा नाक के थ्रू आया। अब ट्रैकिया हम नॉर्मल इस तरह बताते हैं, अब ट्रैकिया टूट गया, ठीक है। अब इसमें ब्रांचेज आ गया, इस ट्रैकिया में ब्रांच आ गया, इधर गया ब्रांच आ गया। तो ये जो पहला बार टूटा, अब देखिए ये जितना मोटा रहेगा उतना मोटा नहीं रहेगा, हम यहाँ पे बना दे रहे ताकि स्पेस में नहीं बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ट्रैकिया इतना मोटा है, ठीक है। अब ये टूट गया तो ये थोड़ा पतला हो गया इस तरह से।
तो अब ये जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो गया, अभी ब्रोंकाई फिर से फर्दर डिवीजन हो गया और पतला पतला हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब जब ये लंग्स का पिक्चर देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसमें देखिएगा इस रेसा 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 आप लोग जड़ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये डिवीजन है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये टूटा। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वेओलाई। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया आई थिंक। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ स्मोकिंग से फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, टार। ठीक है, कौन सी बीमारी प्लूरल मेम्ब्रेन की सूजन होता है, लंग्स जिस मेम्ब्रेन में था उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको प्लूरा बोलते थे, और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर में रहता था। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के नाम से हो जाएगा प्लूरिसी, प्लूरिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निमोनिया होने पर फेफड़ों की वायु कोशिकाएं एल्वेओलाई सूज जाती है और उसमें डैश भर जाता है। तो उसमें क्या, निमोनिया होने पर उसमें क्या भर जाता है, द्रव, मवाद भर जाता है उसमें। ठीक है, मवाद, द्रव या फिर पस भर जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निमोनिया किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, तो निमोनिया किस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है, तो निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, माफ कीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, कौन सा फैक्टर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करता है, तो कौन सा फैक्टर कम करता है, तो लो कार्बन डाइऑक्साइड ने हाई टेम्परेचर जो होता है वो हीमोग्लोबिन इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है उसके एफिनिटी को कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट है, किसमें या फिर किसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो एडम्स एप्पल सिर्फ पुरुषों में होता है, और देखिए हम लोग गला में जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज का उभार होता है। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज का उभार होता है। नेक्स्ट देखो, गैसों का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर काम करता है, डिफ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये पढ़े होंगे, हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रीथिंग में कौन सी मसल सबसे पहले सक्रिय हो जाता है, तो ब्रीथिंग में सबसे पहले डायफ्राम सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी में ही रिस्पायरेशन क्यों नहीं होता, ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में ही रिस्पायरेशन क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो रिस्पायरेशन नहीं होगा। फेफड़े का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो देखिए हम लोग को दो फेफड़ा है, एक फेफड़ा तो इधर हो जाता है, ठीक है, और एक फेफड़ा इधर हो जाता है। ठीक है, दो फेफड़ा है, इसमें होता है 3 लोब और इसमें होता है 2 लोब। तो ये जो लोब जिसको बोलते हैं यही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जो हम लोग का राइट साइड का फेफड़ा होता है, इधर वाला को राइट साइड बोलते हैं, इधर वाला को लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो राइट साइड का जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लोब होता है, और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है उसमें 2 लोब होता है। और ये 2 लोब क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट तो यहाँ पे आधा जगह ले लेता है इसका। ठीक है, इसी कारण से ये, और राइट वाला छोटा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना, लोब कहते हैं इसको। किस प्रक्रिया में रिब केज ऊपर की ओर उठता है, देखिए हम लोग जो पसली होता है, अब जब सांस भरेंगे तो ये ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस होगा। इसको क्या होगा, जब सांस हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं तब। ठीक है, इसका एक श्वास इनहेल लेने का। ठीक है, नेक्स्ट होता है, कौन सा ऑर्गन एयर कंडीशन का काम करता है, नाक। ठीक है, ये हवा को गर्म और ठंडा दोनों करता है नाक। ठंडा के दिन में हवा को गर्म करके भेजेगा अंदर, और गर्मी के दिन में हवा को ठंडा करके भेजेगा। ठीक है, इसीलिए इसको एयर कंडीशन कहा जाता है शरीर का। कौन सा स्ट्रक्चर हवा को 2 फेफड़ों में बांटता है, तो हम लोग बोले 2 फेफड़ों में हवा को डिवाइड कर देता है, क्या बोलते हैं, ट्राकिया ही होता है, जो डिवीजन होकर के ब्रोंकाई बनाता है और हवा को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरोबिक रिस्पिरेशन के अंतिम इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अंतिम जो होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, इसका होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में म्यूकस अधिक बनता है, तो किस रोग में म्यूकस अधिक बनता, म्यूकस बनता कहाँ है, म्यूकस बनता हम लोग को कहाँ पे, ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, ये ब्रोंकाइटिस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है, कौन सा विटामिन धूम्रपान करने वाले में अधिक घट जाता है, तो विटामिन सी होता है, जो धूम्रपान करने वालों में कम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है, तो कौन सा हार्मोन होता है जो ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, देखिए ब्रीथिंग रेट को कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा हो जाने से बढ़ता है, और ब्रीथिंग रेट को और कौन बढ़ाता है, हार्मोन अगर पूछ दिया जाए तो एड्रिनल और थायरोक्सिन, ये दोनों ही हार्मोन जो होता है वो ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सबसे अधिक सिलिया पाया जाता है, तो ट्राकिया में सबसे अधिक सिलिया पाया जाता है, हम ऊपर में बता चुके हैं ये सब चीज़। ठीक है, चलिए एल्वेओलर वाल। ठीक है, दो एल्वेओलाई। ठीक है, इसी में जो वाल होता है, इस वाल
ये वाल कितना पतला होता है, ये आपसे पूछा गया। तो ये देखिए जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर रहेगा वो कितना पतला होगा आप समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही कम होता है, मतलब मान के चलिए कि माइक्रोमीटर में होता है, और इसको क्या बोल 0.2 से 0.6 तक होता है, ठीक है। चलिए COPD जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है, तो COPD में क्या होता है, तो एयरवेज कोलैप्स कर जाता है, एयरवेज इन्फ्लेमेट हो जाता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, गैस एक्सचेंज कम हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे लिखवाएं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी समय हो गया। कौन सा फ्लूइड नेजल कैविटी में चिपचिपा बनाता है, ठीक है। तो कौन सा जो फ्लूइड होता है, जो नेजल कैविटी होता है उसको चिपचिपा बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि हम हम लोग जो नाक का जो हेयर है यहाँ से अगर छूटा, कोई अगर डस्ट गया तो वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया गया तो वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। शीत निंद्रा यानी कि हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं, हाइबरनेशन में मेढक किस अंग से सांस लेता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछता है, ठीक है। ये कहाँ से लेता है, तो ये स्किन से सांस लेता है, त्वचा से। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया की दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो श्वसन क्रिया के जो मापन होता है वो रेस्पिरेटोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइपोक्सिया कहा जाता है, पहले बता चुके हैं इसको। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज किसने की, देखिए ग्लाइकोलाइसिस ये हम फिर से बताने वाले नहीं, क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस पहले पढ़ा चुके हैं, पहले मेरा वीडियो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, आप लोग जाके मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन, ओटो मेयरहॉफ, जेकब करोल परनास और गुस्ताव एम्बर्डेन, ये तीनों मिलके किया था, ठीक है। नेक्स्ट श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो श्वसन से क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा देता है, ये क्या हो जाएगा, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा यहाँ लिखवाएं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो देखिए नाइट्रोजन होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें सब जाता है, नाइट्रोजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। जितना भी जो एटमॉस्फेयर में गैस है सब अंदर जाता है, और उसमें से जो अगर किसी भी कोई चेंजिंग नहीं होता तो वो होता है नाइट्रोजन में, ठीक है। कौन सा अंग पाचन तथा श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत आता है, तो वो एक होता है फेरिंग्स, ठीक है, जो लैरिंग्स के ऊपर में रहता है, फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे होता है एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लैरिंग्स, इसके अंदर में वो होता है क्या, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फेरिंग्स, ठीक है। सही उत्तर को चुनिए। ऑक्सीश्वसन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो श्वसन होता है उसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन का अंत प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनता है, ये सही है। एनॉक्सीश्वसन का अंत उत्पाद पायरुविक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनता है, ये भी सही है। अनॉक्सीश्वसन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, अनॉक्सी ना, एनॉक्सी का साइटोप्लाज्म में होता है, ये सही है। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है, यानी कि सब सही हो जाएगा, ये भी 1 2 3 4 सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन, यानी कि फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनीकृत रक्त हृदय के किस भाग में आता है, तो जब हम लोग फेफड़ा से शुद्ध ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। तो कहाँ गया लेफ्ट ऑरिकल, देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम, देखिए ऑरिकल को आर्ट्रियम भी बोला जाता है, तो बायां आलिंद में जाता है, ठीक है। ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 पार्ट में इस तरह बढ़ जाता है। तो इधर वाला को बोलते हैं राइट ऑरिकल, इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इधर वाला को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, माफ कीजिए, इधर वाला को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो हम लोग का हृदय है, हृदय से मतलब फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, इसी को ऑरिकल को एट्रियम भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। और हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से जाता है, कहाँ पे, लंग्स पे, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। हृदय में किस भाग से अशुद्ध रक्त, तो राइट वेंट्रिकल, अभी बताएं कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल इधर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वायव्य यानी कि एरोबिक श्वास के दौरान एक पायरुवेट की बात किया है, एक पायरुवेट कितना एटीपी में टूटता है, तो 15 में टूटता है, एक, ठीक है, 15 में टूटता है। नेक्स्ट होगा फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताएं, एल्वोलाई कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेब चक्र की खोज किसने की थी, क्रेब चक्र की खोज किसने की थी, तो इसका नाम पे नाम पड़ गया क्रेब, ठीक है, क्रेब ने, हैंस एडोल्फ क्रेब 1937 को किया था, ठीक है।
चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और जो ऑथेंटिक बुक है उसी से उठा के ला रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग खुद देखे होंगे, ये पढ़िए खुद से, आप लोग देखिए कि क्वेश्चन के लेवल क्या है, कितना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।